राजस्थान आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं आपके साथ रोशनी सिंह। और अब चलिए वक्त हो चला है प्राइम टाइम डिबेट का। आज प्राइम टाइम डिबेट में बात राजस्थान सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने निकाय चुनावों से पहले प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों में नई बहस छेड़ दी है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में 76 नई नगर पालिकाओं के गठन को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या 309 से बढ़कर 385 हो गई है। अब देखिए सरकार का इस पर कहना है कि तेजी से विकसित हो रहे कस्बों को अब बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी, योजनाओं का लाभ मिलेगा और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था मिल सकेगी। लेकिन विपक्ष इस फैसले के समय पर सवाल उठा रहा है। इसे निकाय चुनावों से जोड़कर देख रहा। सबसे ज्यादा 7 नई नगर पालिकाएं जयपुर और झुंझुनू जिलों को मिली है। इसके अलावा दौसा, अलवर और टोंक में 4-4, जबकि अजमेर, बाड़मेर और बालोतरा समेत कई जिलों में नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। यानी कि देखिए प्रदेश के दर्जनों कस्बों की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है। सिर्फ नई नगर पालिकाओं की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि सरकार ने इनके संचालन के लिए 684 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। हर नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक, लेखाकार, राजस्व निरीक्षक और अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला वास्तव में विकास की नई इबारत लिखेगा? क्या छोटे कस्बों को अब बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिलेगी या फिर निकाय चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह फैसला केवल एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? क्या नई नगर पालिकाएं जनता के लिए बदलाव लाएंगी या सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएंगी? आज की प्राइम टाइम डिबेट में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे इस विषय पर बातचीत करेंगे और इन्हीं तमाम सवालों पर उनके साथ चर्चा करेंगे, जवाब ढूंढेंगे। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे 76 अब यहाँ पर नई नगर पालिकाएं जोड़ दी गई हैं। निकाय चुनाव से पहले ये जो बड़ा दांव बीजेपी की ओर से खेला गया है राजस्थान में, आप देखिए यहाँ पर कैसे पक्ष और विपक्ष आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान का उसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी या फिर केवल चुनावी दांव है, ये बड़े सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एडवोकेट अशोक सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साजिद सुलेमानी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, साजिद सुलेमानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर इस खास बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताइए कि सरकार ये जो 76 नई नगर पालिकाएं लाने का जो ऐलान किया गया है इसको कैसे देखा जाए? क्योंकि विपक्ष तो हमलावर हो रहा है अपनी भूमिका निभाते हुए। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई ये तो निकाय चुनाव से ठीक पहले ही क्यों? यदि आपकी बातों को, यदि ये जो फैसला लिया गया बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अहम फैसला लिया गया, लेकिन ठीक चुनाव से पहले ये क्यों लिया गया है? जनता इसको कैसे देखे? विकास माने या फिर केवल चुनावी स्टंट मानते हुए नजर आए? जी अशोक जी, अशोक जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि लोकतंत्र में यदि हम रह रहे हैं और भारतवर्ष में यदि हमें आजादी के बाद में एक लोकतंत्र मिला है और वो एक इकाई मिली, चाहे ग्राम पंचायत की हो या नगर निकाय की चुनाव हो, जो अपने एक स्थानीय लेवल पर से लोकसभा विधानसभा चुनाव के अलावा दूसरी एक इकाई का गठन किया गया है जिसमें हमारा प्रदेश हो या दूसरे प्रदेशों के राज्यों के कोई भी नगर निकाय हो या पंचायती राज हो, उनका गठन हो और गठन होने के बाद में वो विकास के आयाम को छुए। जो पंचायत के क्षेत्र में आते हैं, जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र में आता है, उनको पंचायती राज के अंदर दिया जाए और नगर निकाय के अंदर उसकी जनसंख्या के आधार पर, उनके घनत्व के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर यदि वहां को व्यावसायिक गतिविधियां ज्यादा हो रही है तो क्यों ना उसको नगर पालिका बनाई जाए। ऐसे प्रस्ताव हर सरकार में आते हैं और लेकिन आप देखिए आदरणीय भजनलाल जी की सरकार में इस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाया जाने का पूरा भरसक प्रयास किया जाता है और उस प्रयास का ही आप देखिए देन, और इसके कारण से ही हमने नए गठन किए गए हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में किया गया है। गठन की पूरी एक प्रक्रिया होती है जो एक नगरपालिका एक्ट में दी हुई है कि किस प्रकार से कितनी जनसंख्या होगी, जो नगरपालिकाएं बनेगी, नगर परिषद बनेंगे और आपके नगर निगम के जो होंगे वो बनेंगे। हम आपने कहा और जिस प्रकार से विपक्ष कह रहा है वो तो लगता है कि मीडिया तो चलो विपक्ष कहेगा तो उनकी बातों का कोई आगे बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन विपक्ष को सोचना चाहिए कोई ग्राम पंचायत से हम उसको अपग्रेड कर करके नगर पालिकाएं बना रहे हैं तो
नगर पालिकाएं बनेंगी तो सुव्यवस्थित रूप से वो वहां का जो व्यवस्था होगी वो होगी, प्रशासनिक ढांचा सही होगा। यदि व्यावसायिक गतिविधियां की जाती है तो उन गतिविधियों को एक पट्टे के रूप में मिलेगा, और व्यापारिक रूप में आप करोगे, चाहे कैसी भी इकाइयां स्थापित करोगे, तो ये सुव्यवस्थित रूप से वो शहर बसेगा। इसी को लेकर कर रहे हैं। यदि वित्तीय स्थिति किसी भी पंचायत की ठीक होने लग गई थी, वो नगर पालिका के अंदर आ रहा है, तो मुझे लगता है वित्तीय आर्थिक स्थितियां ठीक होती है, प्रशासनिक सदस्यता होती है, तो नई नगर पालिकाओं को बनाना भी चाहिए। जहां तक आता है कि छिनतर नगर पालिकाएं बनाई और उसके अंदर जो कर्मचारियों का लगाया गया है, चाहे वो उसमें चाहे ईओ हो या नगर स्तर पर आप देखें तो सहायक राजस्व निरीक्षक हो या कनिष्ठ अभियंता हो, कनिष्ठ लेखाकार हो या स्वास्थ्य निरीक्षक हो या वरिष्ठ प्रशासक सहायक हो या कनिष्ठ सहायक हो, उनकी एक व्यवस्था की गई है। और उनको हर जो नगर पालिकाएं हैं उसके अंदर ग्रेडिंग के हिसाब से उनको लगाया भी जाता है, क्योंकि वो उसको सुदृढ़ करे। जहां तक इन्होंने कहा कि विपक्ष कह रहा है कि चुनाव को देखते हुए किया है, चुनाव को देखते हुए तो गहलोत जी ने भी किया था। चुनाव को देखते हुए जब चुनाव आ रहे थे विधानसभा के नजदीक, 3 महीने पहले आनंद फानन में जो रिपोर्ट इनको पहले भी आज आई, उस पर इनपुट भी आए थे। 2.5 साल तक वो रिपोर्टें चलती रही, किस प्रकार से उसका गठन किया, कमीशन बनाया गया, और चुनाव से पहले अगस्त के अंदर और जाते जाते अक्टूबर जो आचार संहिता से लगने से पहले पहले आपने नए जिलों का गठन किया। और नए जिलों का गठन किया गया तो उसकी कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी क्या, वित्तीय व्यवस्था थी क्या? एक जिला बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम। ठीक है। और उसकी साजिद वित्तीय सुलेमानी जी, प्रशासन साफ तौर पर चाहिए। यहाँ पर देखिए अशोक जी का कहना है कि भाई आप इसको चुनावी स्टंट क्यों बता रहे हैं? यदि आपकी सरकार होती तो आप फैसले नहीं लेते क्या? आप नगर पालिका नहीं बनाते? विकास के लिए आप भी कर सकते थे। अब समय को लेकर सवाल क्या उठाना कि कब बना जा रहा है और कब नहीं? भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को पूर्ण रूप से खत्म करने की सोच रखी है और वही काम हो रहा है। मनरेगा के माध्यम से जो रूरल एरिया के अंदर जो पंचायतों की जो पंचायतें होती थी उनमें काम होते थे, आज उन पंचायतों को जिस तरीके से नगर पालिकाओं में तब्दील किया गया तो लोगों के अंदर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। नगर पालिका अधिनियम के अंदर जो टैक्सेस होते हैं उसकी मार ग्रामीण अंचल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको, अंचल को, ग्रामीण अंचल के लोगों को टैक्स की मार पड़ेगी। और अभी भाई साहब भी कह रहे थे कि हम इतने लोगों की भर्ती करेंगे, ना कि कर दी है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी पूर्व के अंदर आज से 1.5 साल पहले की आदेश हुए थे, मगर वो आज तक वो भर्तियां नहीं हुई है। नई भर्तियां फिर आप ये बता रहे 650 करीब जो करने जा रहे हैं, पहले पूर्व में जो आदेश हो रखे उनकी पूर्ति कर लीजिए। अब ये 385 नगर पालिकाएं हो गई है, इनकी भर्तियां कब होगी? सफाई कर्मचारियों की भर्तियां कब होगी? पूर्व की भर्तियां आज तक बाकी पड़ी है। और टोटली मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो रूरल डेवलपमेंट की जो स्कीमें हैं उनको खत्म करने के लिए ही नगर पालिकाएं घोषित की जा रही है। नगर पालिका घोषित करने का मतलब ये है कि अब कोई मकान बनना है तो उसका लेकर इजाजत तामीर लो, अब कोई भी डेवलपमेंट होना है उसकी आप टैक्सेस भरो, सीवरेज का काम होना है उसका टैक्सेस भरो। तो हर तरह का मार जो पड़ेगा वो ग्रामीण अंचल के लोगों को पड़ेगी। टोटली जो ग्रामीण अंचल के अंदर जो मैंने पहले पूर्व में कहा, ये सारी योजनाएं बंद हो जाएगी। मनरेगा टाइप को जिन्होंने अभी जीराम जी इन्होंने योजना का नाम बताया, ये सभी योजनाएं बंद हो जाएगी। मगर इनको ये चाहिए सर्वप्रथम कि पहले उनको भरने से पहले पूर्व में जितनी भी है नगर पालिका उनकी जो सफाई भर्ती अशोक जी जवाब दे दीजिए कि पूर्व में ही कई सारी भर्तियां हैं जो बाकी है। ये जो 684 यहाँ पे नए पदों को मंजूरी मिली है, सरकार के पास क्या स्पष्ट रूप से प्लान है इसको लेकर? बजट सब कुछ तैयार कर लिया गया है और कितने दिनों में ये तमाम पद जो हैं उस पर भर्तियां होती हुई नजर आएगा? क्योंकि ये तो प्लान तैयार किया गया, अभी जमीनी स्तर पर वाकई ये कब होता हुआ नजर आएगा? देखो, रोशनी सिंह जी जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी व्याख्या बताई है कि मनरेगा मतलब कोई ग्राम पंचायत में मनरेगा चलेगा, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। और इस सरकार ने कम से कम भी 2,500 से भी अधिक नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। तो आप कह रहे हैं कि साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि विकास होना चाहिए, गांव का शहरीकरण होना चाहिए, और यदि उनमें मूलभूत सुविधाएं बढ़ने लगी उन्हीं को तो बनाएंगे। और जहां तक इन्होंने कहा कि टैक्स लगेगा, और मुझे लगता है कि ग्रामीण हो या आप कोई भी किसी भी क्षेत्र में ग्राम पंचायत में भी यदि आप आबादी लैंड और आबादी लैंड के बाद में कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसमें भी कोई अपना कोई व्यवसाय करना चाह रहा है तो वो भी परमिशन से ही करता है, व्यवसाय करता है। ऐसा नहीं कि परमिशन के बिना वो व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। और बाकी जो कर रहे हैं तो वो एज ए कानूनी रूप से गलत है। टैक्स तो आपको टैक्स नहीं है,
वो आपको एक तरह से परमिशन लेकर के आप काम करो, उससे कई दिक्कतें नहीं आएगी। और इसी प्रकार से यदि पंचायत का नगर पालिकाओं में गठन किया गया है तो ये खुद भी जानते हैं, यदि हम किसी भी प्रकार का मकान बनाएंगे, चाहे ग्राम पंचायत में भी हम बनाएंगे तो आबादी लैंड में तो बनाएंगे, और नगर पालिका के क्षेत्र में यदि वो आ गया है तो आप परमिशन लेके आप बनाओगे तो बाकायदा आपको कहा जाएगा कि आपको इतना सेटबैक आपको आगे रखना है, पीछे रखना है, पार्सल में रखना है, दोनों भागों में रखना है। ये चीजें कॉमर्शियल आप करोगे तो आपको रोड सही मिलेगी, सीवरेज लाइनें सही मिलेगी। जो जो, जो रोडें 20-20 फीट की मिलती थी वो 40-40 फीट की मिलेगी, 30 फीट की मिलेगी, 100 की भी मिलेगी, जो नगर पालिका एक्ट में दिया हुआ है कि टाउनशिप किस प्रकार से बसाई जाएगी। जहां तक ग्राम आबादी के अंदर जो पुराने बसे हुए हैं उसमें कोई ऐसा कोई थर्ड नहीं करेंगे। नई यदि टाउनशिप बनेगी, नए यदि व्यवसायिक क्षेत्र बनेंगे आपके करने के लिए बनेंगे, उनके लिए है। तो जहां तक सीवरेज लाइन की बात करी कि साहब सीवरेज लाइन में टैक्स लिया जाएगा, मतलब ग्राम पंचायतों में यदि सीवरेज लाइनें डली बहुत अच्छी बात है। नगर पालिकाओं में यदि सीवरेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो फंड आता है, उससे यदि सरकार उन गांवों को जो नगर पालिका में बनेगी और उनमें सीवरेज लाइन बनेगा तो उधर कितना सही काम होगा। ये चाहे कोई भी सरकार हो, कल्याणकारी सरकार, जो गहलोत जी की सरकार हो, वो भी करेंगे। लेकिन यहां बैठ करके ये बातें करना कि साहब कि ये विकास रुक जाएगा। आपने आगे ये कहा कि कर्मचारियों की भर्तियां क्या होगा, गठन हुआ तो कर्मचारियों की भर्ती होगी, उसके बिना तो काम हो नहीं सकता। जहां तक पहले का कई स्टाफ लगे हुए हैं, कई पंचायतें हैं जो कि आनंद फानंद में। सादा निवेदन करूंगा मैं आपसे कि जैसे ही ये पंचायतों से नगर पालिका बनेगी, बिजली का बिल बढ़ेगा, पानी का बिल बढ़ेगा, सीवरेज के जो शेष जो लगता है वो सारा बिजली और पानी के अंदर लग करके आना शुरू हो जाएगा। तमाम तरह की योजनाएं बदलाव आ जाएगी, तमाम तरह के टैक्सेस में चेंजेस आ जाएंगे। ओवरऑल जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं जिनको समझ ही नहीं है, उनकी नगर पालिकाओं के अंदर आप एक्स्ट्रा लोड डाल देंगे, पानी के अंदर बिल ज्यादा हो जाएगा, लाइट का बिल ज्यादा हो जाएगा। ये सारी दिक्कतें कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, ग्रामीण अंचल के जो मकानात है उनका भी बनाने का आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, उनके भी आपको पैसे भरने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यवस्था स्थापित करने से ग्रामीण अंचल का जो पिछड़े समाज का व्यक्ति है, जो किसान है, वह इससे प्रताड़ित होगा। वह उसकी वो वैसे ही पानी बिजली उसको मिल नहीं रही है और ऊपर से इतना लाइट का बिल भर करके आएगा, पानी का बिल भर करके आएगा। और ये पहले ही अपने पास सफाई कर्मचारियों की भर्ती की कमी है, हमारे पास में हर तरह की सर्विसेज की। अशोक जी, मैं चाहूंगी कि आप क्लियर कर दीजिए इस चीज को, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक हैं वो देख रहे होंगे। हमारे पास में डेवलपमेंट के जयन आयन नहीं है, हमारे पास में उपयुक्त नगर पालिका। सुलेमानी जी तो बता रहे हैं कि आप जो ये नगर पालिकाएं यहाँ पे बना रहे हैं, इससे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, आम जनता की मुश्किलें बढ़ेंगी, विकास से कम। थोड़ा निवेदन करूंगा, नगर पालिका में बैठने के लिए ड्राफ्ट्समैन नहीं है। जो पूर्व में भी जो नगर पालिका है उन्हीं के अगर अपन फुलफिल कर पाते, वही हम फुलफिल नहीं कर पा रहे। राजस्थान अपना है, आपका है, हमारा है, सबका राजस्थान है। विकसित राजस्थान बनी, हम भी चाहते हैं, आपका राज है आप बनी, हमका हमारा राज है हम बने। लोगों को वो राहत देने के लिए तो हम सत्ता में आते हैं, लोगों को फायदा देने के लिए हम सत्ता में आते हैं। उसी राहत देने के लिए काम के लिए हमें पहले ये करना था, ये जो अपने 76 नगर पालिका बने, उससे पहले जो 309 नगर पालिकाएं थी उनको हम हर तरीके से फुलफिल कर देते। उसके बाद हम कहते कि हम फ्री हो गए, अब हमने नई ये 76 नई नगर पालिका बनानी, उसके लिए हमने ये 684 जो हमने ये दिया है आंकड़ा, हम इसकी भर्ती करेंगे। उनकी जब आंकड़ा की पूरी भर्ती हो जाती, उसके बाद के अंदर आप इसकी 76 क्यों आप 100 बनाते? कौन मना कर रहा था? कोई मना नहीं कर रहा था। मगर कहीं ना कहीं हम ये मानते ना तो हम भर्ती करना चाहते हैं, और उल्टा हम ये करना चाहते हैं कि रोशनी जी यदि इनका हो गया है तो मैं थोड़ा सा मैं इसका उत्तर दे दूं आराम से। जी सर, जी सर। मुझे लगता है कि कोई भी हम आगे बढ़े हम पीछे बढ़े, सब ये चाहते हैं कि हमारा जो गांव हो या शहर हो या कस्बा हो, उसमें सुव्यवस्थित रूप से विकास हो, हमें लाइटें सही मिले, पानी का व्यवस्था सही मिले, डेवलपमेंट हो। और जहां तक ये बात करें, क्या गहलोत जी के शासनकाल में ग्राम पंचायतों को नगर पालिका नहीं बनाई थी? मतलब अपने ही बात पर आप पलटो, मतलब ग्राम पंचायत से नगर पालिकाएं क्यों बन जाएं? तो आप अपने देखिए, अपने काल के अंदर देखिए, क्या आपके काल के अंदर क्या ग्राम पंचायतें नहीं बनी क्या? और वो ग्राम पंचायतें जो बनती, किसी की सरकार में बनो, वो नगर पालिका एक्ट के अंदर गठन का प्रोविजन दिया हुआ है कि उस प्रोविजन के मापदंड में वो आते हैं या नहीं आते, तभी ही उनका गठन होता है। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में किसी प्रकार का गठन हो जाए।
जो व्यवस्थाएं जो की वही जाएंगी बात वो है अशोक सही जी, यहाँ पे व्यवस्था की जाएगी। सुलेमानी जी साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं ना कि मतलब सरकार क्या ये गारंटी दे सकती है कि नगर पालिकाएं केवल वही कागजों पर नहीं रह जाएगी, बल्कि उसको लेकर तमाम फंड जो है वो भी आता हुआ नजर आएगा, और 1-2 सालों में सड़क को लेकर कहें या फिर पानी को लेकर कहें, तमाम जो भी सुविधाओं की बात आप कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, वो वाकई यहाँ पर जमीनी बदलाव उन चीजों में देखने को मिलेगा? देखो मैं बताऊं रोशनी जी, देखो हाँ। की बात है, कोई भी नगर पालिका का कोई नया गठन होता है, हाँ। वो ग्राम पंचायत का जो उसका एरिया होता है, उस एरिया से भी अधिक का एरिया कुछ पंचायत का भी ले लिया जाता है। लेने के बाद में उनका वार्डों का गठन होता है। गठन होने के बाद में एक प्रक्रिया वो जो पंचायत वाली जो व्यवस्था होती है, उस पंचायत से अपर व्यवस्था होती है, और उसमें अधिकतर आपके कई चीजों में फंड भी आता है। ठीक है, और डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं जयपुर की उदाहरण की आप बताऊं, जयपुर में सपोज करो कि नई नगर पालिकाएं कम से कम 7 के लगभग बनी है। वो नगर पालिकाएं जेडीए रीजन में आ रही है, जयपुर डेवलपमेंट एरिया में आ रही है। तो जयपुर डेवलपमेंट जो एरिया आ रहा है वो उसी में, क्योंकि जयपुर एरिया अब 70 किलोमीटर में हो गया 0 पॉइंट से लेकर के। अब नए नगर पालिका भी है, पुरानी भी है। उनका विकास कार्य का काम है, वो सारा वो करेंगे। शहर व्यवस्थित रूप से बसे, अतिक्रमण नहीं हो, उसका भी रोकने का काम एक लोकतांत्रिक सरकार का होता है। वो नगर पालिकाओं के द्वारा या अथॉरिटी को दिया जाता है। और वो व्यवस्था यदि सही होगी, व्यापार सही व्यवस्थित रूप से यदि इकाइयां बसेगी, इंस्टीट्यूशन रूप सही रूप से बसेंगे, इजाजत लेके बसेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में उस शहर का विकास के साथ साथ उसका बिगड़ा रूप भी नहीं होगा। सड़कें चौड़ी होनी ही चाहिए, सीवरेज लाइन सही होना वाकई चाहिए, जिस विकास की आप वाटर बात व्यवस्था करें, सही वाकई होनी अशोक जी चाहिए। वो चीजें तो अब लोगों के लिए, आम जनता के लिए इससे ज्यादा बेहतर क्या ही हो सकता है। नहीं, मैं वरिष्ठ यही पत्रकार हमारे व्यवस्था के साथ लिए किया गया है। ईश भारद्वाज जी भी जुड़ चुके हैं, आपके पास आऊंगे अशोक जी। बहुत बहुत स्वागत है ईश जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर खास बातचीत में जुड़ने के लिए। ईश जी, मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव से बताएं, ये जो यहाँ पे 684 नए पद की मंजूरी दे दी गई है, 76 नई नगर पालिकाएं इसमें जुड़ गई है, क्या लगता है ये प्रशासनिक जरूरत ज्यादा है या फिर राजनीतिक टाइमिंग ज्यादा आपको लग रही है? देखिए, इस चीज को देखने का अपना अपना नजरिया है। हाँ। शहरी निकाय, ग्रामीण विकास, ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जो फैसला है, इस फैसले को राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रूप से देख सकती हैं, लेकिन ये फैसला जो किया है ये आम जनता के हित में है। और मैं दूसरी चीज ये बताना चाहूंगा आपको, बहुत सारी नगर पालिकाएं पहले से अनाउंसमेंट में हैं, वो बन चुकी, लेकिन वहां पे सरकारी अमला नहीं है और वो सुविधाएं वहां पे नहीं हो रही। जिन नगर पालिका जिस कारण से बनी थी वो फैसिलिटीज वहां नहीं मिल रही। अब सरकार ने सबसे अच्छा क्या काम किया है, जो 73 नगर पालिकाएं जो बनाई है ना, अब उससे देखो प्रशासनिक सुधार भी है, शहरी विस्तार भी है, ठीक है, और चुनावी रणनीति तो होती है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब होगा क्या, इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है, अब इसमें 684 नए पद सृजित कर दिए। जो भी कर्मचारी हमको वहां पे जरूरत पड़ेगी, टॉप से लेके बॉटम तक, उन कर्मचारियों को सरकार ने एडवांस में इस घोषणा के साथ ही नए पद सृजित कर दिए। तो जब ये पद सृजित हो गए तो आप सोचिए 684 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। और एक सफाई कर्मचारी से लेके टॉप टू बॉटम, अगर गांव में अब ये जब ये व्यवस्थाएं होंगी नगर पालिकाओं की, तो आप सोचिए सफाई कर्मचारी तक को कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। इतने सारे सफाई कर्मचारी भर्ती होंगे। और शहरी विकास, सुनिए, नगरीय विकास का, शहरी विकास का जो अभी ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था, चुनाव नहीं हो रहे थे, वो चीज, अब ये चीजें होने से मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सब चीजें सुचारू होंगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ग्रामीण सरकार में जो काम होने चाहिए ना ग्रामीणों के लिए, जिनकी अभी तक व्यवस्था नहीं थी, और उनमें भी इसको सुचारू रूप से करने में सहायता मिलेगी। तो इसको आप राजनीतिक रूप से ना देखें, इसको आप प्रशासनिक रूप से देखें, जनता के हित के रूप में देखें, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। और स्थानीय निकायों की जवाबदेही बढ़ेगी इससे घटेगी नहीं। और विकास की जो योजनाएं है ना साहब, उनका क्रियान्वयन अच्छा होगा। ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समय अगर ये घोषणा होती तो भी यही चीजें होती। अब जो भी पार्टियां हैं वो थोड़ा अपने हिसाब से सोचेंगी। साजिद जी, अब बता दीजिए, आपकी ये नगर पालिकाओं के गठन से ही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को, या फिर टाइमिंग से दिक्कत है कि भाई चुनाव आ रहे हैं, चुनाव से पहले यहाँ पे राजनीतिक स्टंट खेला गया है? मैंने पूर्व में भी कहा कि 1.5 साल पहले इन्होंने सफाई कर्मचारी की भर्ती का निकाला था। हाँ। वो आज तक भर्ती नहीं हुई, अभी 684 कहां से हो जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ग्रामीण अंचल की जितनी भी योजनाएं हैं, अधिकांश का बजट केंद्र सरकार से आता है। और वर्तमान केंद्र सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, उसने भजनलाल सरकार को केंद्र से ग्रामीण अंचल के पैसे कम कर दिए, वो दे नहीं रही है। अब इनके पास ये लगता है कि हम खुद कमाओ और खुद खाओ, वो वाली स्थिति हो गई है। तो स्थिति इतनी गंभीर है कि हमें
अपने खुद को ही कमा, मतलब कि नगर पालिकाएं खुद ही कमाती, खुद टैक्सेस से कमाती और खुद ही चलेगी, जब जाकर के हम सरकारें बना पाएंगे, नगर पालिका चला पाएंगे। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि टोटल टैक्सेस से ग्रामीण अंचल के अंदर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ग्रामीण योजनाएं बंद हो जाएगी, नरेगा बंद हो जाएगा, केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं ग्रामीण अंचल में लगती है, जितनी भी योजनाएं आप समझ सकते हो, सारी की सारी आज बंद हो जाएगी। एक इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए कि कम से कम पहले भर्तियां कर देते, पहले जो 1.5 साल पहले भर्ती आई थी उनको पूरा कर देते। अभी 684 आप कह रहे हैं भर्ती करनी है तो उनको पहले कर देते, ताकि वहां पर व्यवस्था स्थापित हो जाती और ग्रामीण अंचल से जितना बजट आ रहा है उतना बजट नगर पालिका को इशू कर देते। उसके बाद नगर पालिका बना दी, कौन बना कर रहा था? जी ईश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ईश जी बोलिए। हाँ देखो, मैं जो भाई साहब अभी कह रहे थे ना, अब इससे देखो ये कह रहे हैं कि पहले भर्तियां कर देते, अब जितनी आवश्यकता होगी उतनी तो चीजें व्यवस्था दी जाएगी ना। अब इन्होंने जब ये इन 76 नई बनाई है तो उनमें 683-84 लोगों की जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से उन्होंने पद स्वीकृत कर दिए। अब इससे फायदा ही होगा। देखो, स्थानीय स्तर पर प्रशासन मजबूत होगा, नगरीय सेवाओं के लोगों के करीब और पहुंचेंगी, छोटे कस्बों में योजनाबद्ध सरकारी विकास होगा, ये सब चीजें इसमें, और फिर स्थानीय निकाय की जवाबदेही इसमें बढ़ेगी, ये समझना चाहिए। विकास योजनाओं में क्रियान्वयन में तेजी आएगी, ये भी समझना चाहिए। और राज्य और केंद्र की जो शहरी योजनाओं का बेहतर लाभ वहां के नागरिकों को मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रशासनिक अवसर भी उपलब्ध होंगे और बढ़ती आबादी के अनुसार प्रशासनिक पुनर्गठन संभव होगा। ये चीजें सभी राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए। अशोक जी, यहाँ देखिए, सुलेमानी जी तो साफ तौर पर यही कह रहे कि भाई पहले से आपके इतने पद रिक्त हैं, पहले भी नगर पालिकाओं को लेकर वहां पे तो पद भर्ती किए नहीं, वहां तो लोगों को लाए नहीं, और अब नए 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 ला रहे हैं। तो जहां पे दर्जा दिया जा रहा है, जहां पे बनाई जा रही है, वहां पे लोग जो है वो इसको विकास के रूप में देखेंगे कि नहीं देखेंगे, या लगेगा कि भाई चुनाव से पहले आ जाते हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तो गायब हो जाती सारी चीजें। देखिए रोशनी जी, जिस प्रकार से सुलेमानी जी कह रहे हैं, सुलेमानी जी विपक्ष में है तो एक विपक्ष की बात करेंगे, हाँ। और ये जनता के हित की बात करते तो अच्छा लगता है। सुलेमानी जी, आप ये देख लीजिए कि जनसंख्या के आंकड़ों के हिसाब से किसी ग्राम पंचायत का, उसकी जनसंख्या कम से कम भी 10,000 से ऊपर हो रही है, और उसका जनसंख्या घनत्व इतना बढ़ रहा है। क्या वो मापदंड उसके नगर पालिका बनने के आ रहे नहीं आ रहे? क्या उसी को नगर पालिका बनाए? नगर पालिका का नया जो क्षेत्र आया कि कितना जनसंख्या घनत्व होना चाहिए, उसमें अलग अलग कैटेगरी बनाई कि उसमें 4,500 4,000 से ऊपर आ ही नहीं रहा था। एक तो ये काम। दूसरा आता है कि यदि नई भर्तियां करते हैं, और कांग्रेस के समय नई भर्तियों की घोषणा करते थे, लेकिन वित्त विभाग उनकी स्वीकृति नहीं दे पाता था। यहाँ पहली बार हुआ है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हाथों हाथ जो हमने कहा मापदंड बताए, उसकी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसकी भर्तियों की कहा कि आप भर्ती कर सकते हो, तो उसके बाद में ही इसकी प्रक्रिया क्या है, जो हमने कहा पद सृजित किए गए हैं, इसके बाद में विज्ञापन निकलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और ग्राम पंचायत में ये कह रहे हैं सब ग्राम पंचायतों का क्षेत्र कम हो जाएगा, नरेगा कम हो जाएगा। नगर पालिका का क्षेत्र होगा वो कृषि, एग्रीकल्चर जो लैंड होगी, कृषि जो लैंड होगी, वो लैंड अलग चीज है। मतलब उस चीजों को दोनों को कंबाइंड कर रहे हैं। एक ग्राम पंचायतों में कम से कम भी 5 से 6 ग्राम होते हैं, ग्राम मतलब गांव होते हैं, उसके अंदर पंचायत अलग चीज है, वो उसमें क्षेत्र में नहीं आएंगे। सिर्फ ओनली वो जो इसकी जो ग्राम जो आबादी जो लैंड थी उसका क्षेत्र कुछ बढ़ाया जाएगा और वहां तक सीमित रहेगा। और वो यदि बढ़ता है तो व्यवसायिक गतिविधियां भी होगी और काम भी होगा। लेकिन ये चाहते हैं कि राजस्थान में विकास नहीं हो, और दूसरा कहते हैं कि साहब ये खुद कमाई नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि स्वायत्ता मिले, नगर पालिका के रूप में आएगी तो और ज्यादा स्वायत्ता मिलेगी, क्योंकि वहां का घनत्व ज्यादा हो गया, आर्थिक विकास बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको टेक्निकली चीजें आ रही है जो ग्राम पंचायतें नहीं कर सकती है। हर चीज के लिए आपको वीडियो के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाना पड़ता है, वो चीजें नहीं है। जिन पंचायतों का विकास बहुत ज्यादा कर रहा था, जो नगर पालिका एक्ट में आता है उसके तहत ही कर रहे हैं। जहां तक भर्तियों की बात कर ले, कांग्रेस के शासनकाल में क्या कौन सी भर्तियां ऐसी थी जिसमें घोटाले नहीं हुए, और कौन कौन से पेपर लीक नहीं हुए, और उन भर्तियों को और उनके का करने का काम आदरणीय बद्रीलाल जी की सरकार ने किया। कोई दृढ़ इच्छा शक्ति थी। वही आरपीसी है जिस आरपीसी के अंदर किस प्रकार से पेपर आउट होते थे, आज उन्हीं को हम किस प्रकार से वो आज उनको प्रशासनिक रूप से और किस प्रकार से निगरानी की जा रही, चाहे अधिनियम हो, आरपीसी हो या विभागों के द्वारा कोई वैकेंसी कर रही है, तो आज हो रहा है क्या? पेपर लीक नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं, देखो आप आगे ना नीट के ऊपर
आप लाए ना, इन आप नगर देखो निकाय से आप सीधा आप आरपीएससी पे गए, तो मैं देखो उसी बात पर मैं सुलेमानी तो सुलेमानी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुलेमानी जी नहीं बोली। आज ये बात आ गई, चलो ठीक है। नीट का पेपर आउट हुआ, नीट का पेपर आउट हुआ कि हमने स्वीकार किया कि नीट का पेपर आउट है, उसकी एजेंसी करेंगे, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करा दिए। जब 2021 के अंदर इन्हीं के शासनकाल में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, एसआई का भर्ती एग्जाम हुआ, तो डॉक्टर आशीष जी उसमें अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या कहा कि ये विद्यार्थी लोग जो कैंडिडेट हैं वो फालतू की बातें कर रहे हैं, कोई पेपर आउट नहीं हुआ, इन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और विपक्ष इनके साथ मिला हुआ है और जनता को ये भ्रमित करने का काम करें। तो हमने ये काम नहीं किया, गलत तो गलत है, उसके लिए गठन किया गया और एग्जाम कराया। आप लोगों से था तो मना कर दिया था। आप लोगों के समय में कौन सी परीक्षा जो सही रूप से नहीं हुई और उसको आपने कहा कि गलत नहीं हुई है, और उसका प्रांतीय विपदा जो गलती हुई उसको आप राष्ट्रीय शैक्षणिक आपदा से जोड़ रहे हैं। आप सोचिए, नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमने जो गलत हुआ नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और जिन लोगों ने किया उनको हमने जेल में पहुंचाया, आपने तो उनको नहीं पहुंचाया ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं सर सुलेमानी जी, देखो आप स्वस्थ कर रहे हो, मैं अच्छे प्रवक्ता हो आप। हमारा कहने का मतलब है कि पेपर चाहे किसी से सरकार में लीक हो, नहीं होना चाहिए। होए तो सरकार का यह कर्तव्य है कि पहली बात तो नहीं होना चाहिए, होता है तो उस पर ऐसा लगे कि न्याय हो रहा है। आपके समय में 5 साल के कार्यकाल के अंदर आपने कभी भी राजस्थान के अंदर कभी ऐसा स्वीकार भी किया, गहलोत सरकार ने, उनके मंत्रियों ने, आप लोगों को खुद को दर्द था, आप प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, आपको दर्द था, आपके दर्द था। लोग गिरफ्तार हुए, 250 नहीं नहीं, अच्छा कौन से एग्जाम में गिरफ्तार किए? 10 कौन साल से की एग्जाम में? पेपर लीक नहीं किए या डमी विद्यार्थियों में? डमी में तो कोई भी कर सकता है। माननीय सुलेमान जी, डमी तो देखो आप उसको कैटेगराइज कर दीजिए, ये किस किस प्रकार के पेपर लीक होने में कौन कौन से मुकदमे दर्ज होते हैं। चलिए कोई नहीं, ये देखिए हम विषय से भटक रहे हैं। पेपर लीक की बात जब होगी तो फिर से डिबेट पर आप लोग को बुलाऊंगी सुलेमानी जी। लेकिन ये जरा बात बताइए कि क्या चुनाव से ठीक पहले नहीं, चलिए ठीक पहले नहीं, बहुत पहले या फिर चुनाव के बाद यदि पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से यहाँ पे नगर पालिकाओं, यहाँ पर इतने पद लाए गए होते, मंजूरी की होती, नई नगर पालिकाएं बनाई गई होती, तो क्या वहां पर विपक्ष सम्मति देता हुआ नजर आता? कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आवाज उस पर नहीं उठाया जाता, या तब भी सवाल तो उठाते? ये सवाल बहन जी क्यों उठ रहे हैं? आज से 1.5 साल पहले मैं ले जाना चाहूंगा। हजारों भर्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफाई कर्मचारी की निकाली, उसके अंदर एक निकाला कि इनको इतने साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाखों लोगों ने फॉर्म भरे, 8th पास और 10th पास लोगों ने, जो बेचारे गरीब लोग थे, कैसे करके उन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद में 5 दिसंबर, मुझे तारीख याद आती, लास्ट डेट हुआ करती थी उनकी, और उस 5 दिसंबर को ऐसा लोग किया कि वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही उसमें अपलोड नहीं कर पाए। फिर लोग इकट्ठे होकर के खर्रा साहब से, अलग अलग मंत्री साहब से मिले जुले, लोगों ने बताया कि यार हमें ये कहा गया था कि आप अपना अपलोड ये कर लीजिए, मगर आपकी ये जो गलती हुई है इसके अंदर कंप्यूटराइज अपडेट के अंदर, इससे हमारा अपलोड नहीं हो रहा है। तो इन्होंने उसको सुधारना था, ताकि सिर्फ एक ही काम करना था कि जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें अपलोड कर दे, उसको सुधार करना था। 1.5 साल पहले, मैं तारीख भी बता रहा हूँ, 5 दिसंबर थी उस दिन रात को, और स्थिति इतनी गंभीर हुई कि वो सीधे ही अगले दिन आदेश हो गया कि भर्ती कैंसिल किया जाता है। मतलब लाखों लोगों ने फॉर्म भर दिया। आज भी आप अपडेट दे सकते हैं डीएलबी के अंदर कि लाखों लोगों ने अपडेट किए, और अपडेट करने के बाद में सिर्फ ये उनसे गलती हो गई कि भाई कुछ लोगों की, कि वो अपने फॉर्म, उनको कहा गया था कि आप ये जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आप उसको 5 तारीख तक भर सकते हैं, मगर उस दिन वो खुला ही नहीं, अपडेट वाला सिस्टम ही एडिट नहीं हो रहा उसके अंदर। वो सारी की सारी तकनीकी गड़बड़ी हुई। उस तकनीकी गड़बड़ी को हमें सुदृढ़ करना था, और उस सुदृढ़ करने के वनस्पत हमने अगले दिन क्या किया, उस भर्ती को कैंसिल कर दिया। मतलब हमें, देखो मैं ये नहीं कहता तकनीकी मामले कभी भी गलत हो सकते हैं, ये किसी भी सरकार में हो सकते हैं, मगर हमें उन्हें री एडिट का, उसको हमें खोलना था ऑप्शन, ताकि वो गरीब आदमी जो 8th और 10th पास लोग लड़के थे, जिनके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था, जो एक पिछड़े समाज से बेचारे गरीब है लोग, उनके फार्म अपडेट हो जाते, मगर वो नहीं हुए। इतनी हजारों भर्तियां थी, हर घर को रोजगार मिलता, लाखों, मतलब कि घरों के अंदर, मतलब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जब रोजगार पाता है तो उसके पीछे 10 लोग खाना खाते हैं, उसकी 3 पीढ़ियां जो होती है उसकी फलती फूलती है। हमारे से कहीं ना कहीं टेक्निकल गड़बड़ी हुई और इतनी बड़ी भर्ती से हम चूक गए। मैं अभी भी निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर से, उसको दोबारा खोले, उसको री एडिट करे,
उसको फार्म होना चाहिए, उसका होना चाहिए, जितनी भी हजारों जितनी भी थी वो जो भी नए नियम लगा करके इनको करना चाहिए, भर्ती करनी चाहिए। भर्ती करने के बाद में ये भी करे वो भी करे, काम सब जरूरी है, मगर ये सब काम जनहित में होने चाहिए, राष्ट्र हित में होने चाहिए, राज्य हित में होने चाहिए, शहर हित में होने चाहिए, ग्रामीण हित में होने चाहिए। हमारी जनता बेचारी गरीब है, परेशान है। ये जो नगर पालिका जो छोटी छोटी बनी है, ये पिछड़े लोग हैं, इन्होंने कभी सीवरेज नहीं देखा, लाइट का बिजली का बिल महंगा नहीं देखा, अब इनको आए दिन टैक्सेस से लड़ना पड़ेगा। एक बार ठीक इनके लिए है राहत ईश जी, के लिए देखिए करने यही की कहना सुलेमानी जी का कि भाई विकास हो, हर तरफ से विकास हो, लेकिन ये केवल दावे नहीं रह जाए, ये केवल कागजी दावे ना रह जाए, क्योंकि देखिए कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे नई नगर पालिकाएं बनी, लेकिन कई सारे ऐसे खराब उदाहरण भी हैं, बदहाल अवस्था वाली उदाहरण भी हमारे सामने मौजूद है। तो कैसे विश्वास होगा फिर? जी ईश जी। देखिए, अभी जो साजिद साहब कह रहे थे कि हमारे लोगों ने सीवरेज लाइनें नहीं देखी, बिजली के बिल नहीं देखे, जो भी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। हमारे लोगों ने जो सब ग्रामीण कुछ, अंचल के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, है ना, सब कुछ देखा है। हमारा देश अब इतना पीछे नहीं है। अब हम विकसित राष्ट्र की दिशा में हैं, विकासशील राष्ट्र हम होने जा रहे हैं। हम पिछड़ा राष्ट्र अब नहीं है। तो हमारे गांव भी, मैं कुछ गांवों की तो नहीं कहता, लेकिन जितनी भी नगर पालिकाएं बनी है उनमें से 5-6 नगर पालिकाओं की मैं नहीं कहता अगर ये स्थिति हो तो, बाकी 70 नगर पालिकाओं का आप इतिहास रख देखिए, सब संपन्न है, संपन्न जगह में है। दूसरी बात, चुनाव अभी बहुत दूर है, विधानसभा और लोकसभा तो ठीक है साहब। अब हमारे देश में चुनाव हमेशा चलते रहते हैं। अब हम कोई भी डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन को चुनाव से जोड़ना मैं नहीं समझता कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये उचित होगा। अब ग्रामीण विकास की जो दूरी है ना साहब, वो है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद आती है नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद और विधानसभा और लोकसभा। ये मेन चीजें हैं। अब उसमें से नगर पालिकाओं का विस्तार किया गया तो मैं नहीं समझता ये सही है। अब एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट मगर इस चीज को देखता हूं ना, तो ये फैसला प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है साहब। राजनीतिक रूप से निकाय बनने का जो अर्थ है ना, वो ये है कि नए वार्ड, नए जनप्रतिनिधि, स्थायी नेतृत्व के लिए नए अवसर। जो एक सरपंच होता था उसकी पावर एक लिमिटेड होती थी, लेकिन अब वो नगर पालिका का चेयरमैन होगा। तो अवसर बढ़ेंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा। सरकार इसे विकसित राजस्थान और बेहतर शहरी विकास का हिस्सा बता रही है। अब दूसरी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है। और अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में जाएं, बैक में इसके में जाते हैं ना, तो राजस्थान में पहले भी विभिन्न सरकारें रही हैं, उन्होंने जनसंख्या वृद्धि और शहरी विस्तार के आधार पर नए निगम निगम पहले भी बनाए हैं। ये सत्य है। भारद्वाज जी आप बताएंगे कि डीएलबी जो है पहले बनेंगे, अगर पहले नहीं बने कौन सा बजट देती है? नहीं होते ना, तो एक चुंगी जो हुआ करती है, चुंगी से छोटी सी राशि आती है, ढांचा भी बढ़ रहा है, विकास और राजनीति के अवसर तो लोगों को चाहिए स्थानीय ना। स्तर के ऊपर ही धन अर्जित करना पड़ता है स्थानीय नगर निकाय को, और सिर्फ चुंगी का एक जरा सी राशि आती है, वही वो कहते हैं ना कि नहीं, हर नगर पालिका में चुंगी नहीं है। चुंगी पहले होती थी, कभी अब उसी खत्म हो गई, उसी की एक राशि है जो नगर निकायों को जाती है। मैं आपको बताऊं, आपको डीएलबी ने इतना पैसा देता है। आप चेयरमैन प्रभावी बनाइए, अच्छा व्यक्ति बनाइए, उसकी हिम्मत होगी ना, तो वो इतना पैसा आता है। डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडी से उसको सिर्फ एक कानून बना हुआ है कि भाई स्थानीय नगर निकायों को सिर्फ जो चुंगी का राशि हुआ करती थी, जो बंद हो गई है, जो प्राप्त होती थी, उसी का हिस्सा वो अभी भी जाती है, चुंगी का पैसा। इसके अलावा दूसरा कोई राशि नहीं जाती है। आपको सुनिए, चुंगी नाम का टैक्स ही नहीं है, टैक्स नहीं है, वो टैक्स खत्म हो गया, बट उसकी राशि का एक पैसा है। कानून बना था भैरव सिंह जी के टाइम के अंदर कि ये राशि खत्म हो गई, मगर अब इसका नुकसान ना हो, तो नगर निकाय को जो डीएलबी है उसको राशि दी जाती है, वो डीएलबी से पैसा आता है। सर पता कर लीजिएगा, आपको जानकारी का अभाव होगा, वो पैसा आता है वहां से। बस वो एक ही पैसा आता है, ऊंट के मुंह में जीरा आता है, उतना ही पैसा आता है। हर ग्राम पंचायत को हर महीने 1 लाख रुपए सफाई के नाम का मिलता है। ग्राम पंचायत जिसकी आबादी 3000 होगी, 2500 होगी, 2200 होगी, 4000 होगी, लेकिन अब उसका उपयोग जनप्रतिनिधि अगर नहीं करता ना, तो बात अलग है। हर तरह का फंड आता है सरकार से। अब ये ग्रामीण विकास से जुड़े लोगों का, ग्राम में रहने वाले लोगों का,
ग्रामीण विकास समिति का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, उनका दायित्व है कि वो पैसा सही तरीके से लगे। बिल्कुल अगर अशोक सही जी, तरीके देखिए से ईश पैसा जी का भी लगेगा- साफ तौर पर कहना है कि फैसले चाहे कोई भी पक्ष हो, विपक्ष हो, किसी भी की भी सरकार में हो, ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो जो फैसले लिए गए हैं या परियोजनाएं कोई लाई गई हैं, नगर पालिकाएं यहाँ पर बनाई गई रही, लोगों को वो विकास जिसके दावे किए जा रहे हैं वो मिलता हुआ नजर आए, सुविधाएं उनको मिले, वाकई सुविधाएं मिले, तभी जाकर फिर उनका फायदा हो पाएगा, वरना तो केवल चुनावी मिशन ही लगता हुआ नजर आएगा। असल में क्या है, जनप्रतिनिधि अपनी पावर का उपयोग उस तरीके से नहीं करता जैसे उसको ग्रामीण विकास के लिए करना चाहिए। हाँ। और वो जनप्रतिनिधि टू जनप्रतिनिधि डिपेंड करता है। प्रशासनिक अधिकारी उसमें सहयोग करता है। अगर जनप्रतिनिधि हमारा ईमानदार है, समझदार है और चीजों को समझता है तो बहुत सारा डेवलपमेंट का पैसा आता है। मैं कहता हूं कि हर नगर पालिका को, हर ग्राम पंचायत को सरपंच और नगर पालिका चेयरमैन चाहे ना तो एकदम शहर की तरह डेवलप कर सकता है। अशोक जी, व्यवस्था वहां पे हो सकती है। अशोक जी, इस चीज को लेकर थोड़ा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जनता भी देख रही है, वो भी जितना आप इस बात को क्लियर करेंगे कि ये जो नई नगर पालिकाएं आई हैं इनसे ये विकास को लेकर ही केवल है, कोई चुनावी दाव नहीं है। भले चुनाव से पहले इसकी घोषणा की गई है, लेकिन इससे शहर की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। जी अशोक जी, देखो कि जिस प्रकार से कहा कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात आती है, तो मैं कह रहा हूँ कि 23,000 के लगभग कुछ पद थे जो इन्होंने अपनी ओपनिंग में बताया था, और 2012-2018 की भर्तियां कई थी इस सफाई कर्मचारी से संबंधित। जहां तक आता है कि एक स्पेशल रूप से सभी को पता है कि सफाई का काम बड़ा ही मानव काम है, और जो काम करते हैं वो हर किसी की बस की बात भी नहीं, और उनका चयन भी ऐसा हो कि जो लोग इस परंपरागत रूप से इसमें रहे हैं और वो लोग इसमें करते भी आ रहे हैं, दक्ष भी हैं। कई लोग उसमें ऐसे आते हैं कि आएंगे और काम दूसरा करेंगे या वो नौकरी छोड़ के चल जाएंगे। तो इस व्यवस्था के लिए मुझे लगता है कि एक जो भर्ती जो नियम थे उनको नियमों को चेंज करना था, वो हाई कोर्ट में इसका मैटर बेच गया, और वहां से ये मैं कह रहा हूं कि सरकार बद्रीनाथ जी की सरकार है, उसका भी एक मैकेनिज्म बना रही है और उसको भी भर्ती को जल्दी से जल्दी करेगी। दूसरा आ रहा है कि हम विकास को आगे हम बढ़ना चाह रहे हैं, और विकास के लिए मैंने पहले भी कहा कि यदि आपको संस्थानिक मतलब कोई कॉलेज स्थापित करनी है, स्कूल स्थापित करनी है, तो आपको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी पहले आप बताइए? ग्राम पंचायत से थोड़ी होगी। वो एक माध्यम है, कलेक्टर के माध्यम से जो प्रोसीजर बनते हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी, सारा करना पड़ेगा काम। यदि वही व्यवस्था यदि आप उस क्षेत्र में आ रहा है, जो उस नगर पालिका में आ रहा है या नहीं, तो किससे परमिशन लेगा? वो वहां का ईओ होगा, उससे पूरा परमिशन लेगा, उसकी बकायदा फाइल बनेगी, सारा काम होगा। ऐसे ही कोई व्यापार करना चाह रहा है और वहां पर कोई अपनी दुकान स्थापित करना चाह रहा है, छोटा उद्योग स्थापित करना चाह रहा है, तो वो परमिशन वहीं की वहीं मिल जाएगी, उसको वहां जाके चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब ये सुलेमानी जी इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमने कहा कि जनसंख्या बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, और लोग वहां के वो चाह रहे हैं कि साहब इसको नगर पालिका में कर दीजिए। जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, जो खेती वाली बात आती है, वो दूसरी पंचायत जो होगी ग्राम पंचायत, उसमें उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। उन पंचायतों को वहां नहीं रहेगा, सिर्फ आबादी लैंड और कुछ क्षेत्र है जो उनका बढ़ाया जाना चाहिए वो बढ़ाया जाएगा। जहां पर अथॉरिटी का भी एरिया आ रहा है तो वो नगर पालिका के अंदर समावित है। जैसे अथॉरिटी मतलब जेडी की बात कर रहा हूँ आपको, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका एरिया आएगा तो वो उसके एरिया में आएगी तो 70 किलोमीटर की दूर के अंदर है। तो कोई भी विकास का काम होगा अव्यवस्थित रूप से नहीं हो। कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि कोई भी अव्यवस्थित रूप से जो बाइलॉज बने हुए हैं उनका उल्लंघन कर करके कोई निर्माण कार्य करे जो दूसरे पब्लिक के लिए नुकसानदेह हो, उसके असुविधा हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे? तो ये कह रहे हैं कि सब टैक्स बिजली के में ग्रामीण एरिया में जो टैक्स लग रहा है, जो उस क्षेत्र में ग्राम पंचायत में जिसमें रह रहे हैं वो। आज का सोलर का सिस्टम हमने किसके लिए किया है कि आप सोलर लीजिए, आप बिजली का उत्पादन कीजिए और ग्रिड में दीजिए। मैं यहां तक सुनने मारा कि लोग बिजली के जो अधिकारियों से हमारी बात होती है वो कह रहे हैं कि साहब आने वाले समय के अंदर हमारी इतनी बिजली का उत्पादन हो जाएगा कि हमें कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो हमारे जो पहले ग्रिड जो बने हुए हैं जिससे हम बिजली का हम लेते हैं उनको भी इकाइयों को हमें कम करना पड़ेगा, उनका समय कम करना पड़ेगा हमें। क्या 24 घंटे चलाने की जरूरत नहीं है। तो किसान भी तैयार हो रहा है, वहां के लोग भी तैयार हो रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन सुलेमानी जी और उनके जो विपक्ष हमारे कांग्रेस है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम विरोध करें तो क्या विरोध करें। मतलब इनको तो लग रहा था कि ये क्यों बनाया, मैं तो विरोध में बोलना है।
तो जो चीज अच्छी हो उसका अच्छा बोलीजिए। आप, हम मना नहीं कर रहे, आप विपक्ष से सुलेमानी विपक्ष जी, से बात क्या कीजिए। सरकार के हर फैसले का विरोध जरूरी है? इस चीज को इस प्रकार से भी ले सकते थे कि भाई हाँ, यहाँ पर नगर पालिकाएं यदि आई हैं या फिर पद आए हैं तो यहाँ पे रोजगार के अवसर लोगों को मिलते हुए नजर आएंगे, विकास होगा, वाकई जहाँ गांव जो क्षेत्र है शहरी रूप में तब्दील होते हुए नजर आएंगे, लोगों का विकास होगा, सुविधाएं उनको मिलेगी जमीनी स्तर पर। जी किसे? जी सुलेमानी जी। मैं मान्यवर, अभी भाई साहब बोल रहे थे, मैं निवेदन करना चाहूंगा। अभी ये बोल रहे थे कि सफाई कर्मचारी की जो भर्ती कैंसिल हुई उसका रीजन इन्होंने बताया, ऐसा कोई रीजन नहीं था। मान्यवर से बताना चाहूंगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस लिया गया था और ऐसे लोगों से लिया गया था जिन्होंने नगर निकाय के अंदर काम कर रही संस्थाएं, नगर निकाय के अंदर जो संस्थाएं काम कर रही है उन्हीं से ही एक्सपीरियंस लिए गए थे कि कोई व्यक्ति अगर फॉर्म भर रहा है तो आपके यहाँ पर किसी ने इतने टाइम काम किया है क्या, 2 साल काम किया है क्या? तो जिसने जिसके यहाँ काम किया हुआ था उन संस्थाओं ने लिख करके दिया कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस सन के अंदर इतने महीने हमारे यहाँ काम किया, और वो सारे फॉर्म लगा करके बाकायदा उसको एचओ के द्वारा वेरीफाई किया गया। एचओ ने उस पर नोट किया, उसके बाद के अंदर कमिश्नर ने उसको ओके किया, उसके बाद उस फॉर्म को जमा किया गया, सब चीज ओके किया गया था। मगर तो सुलेमान जी 2018 में आपने 5 साल क्या किया, 2012 में क्या किया, आप तो बड़ा बता दीजिए। हमने तो पूरा प्रक्रिया स्टार्ट करी, आपने क्यों नहीं किया? आपकी सरकार थी ना। मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि यदि हमने तो प्रयास किया, संशोधन किए, नियम किए, मैंने तो शुरू में कह दिया कि ऐसे लोग आने चाहिए जो नौकरी छोड़ के चल ना जाए, क्योंकि ऐसा काम है जो परंपरागत रूप से लोग ही करते आ रहे हैं और वो अच्छा काम करते हैं, दक्ष हैं उसमें, करते बेचारे करते, बहुत संघर्षशील लोग हैं वो। अपने बहुत संघर्षशील है, हम यही कह रहे हैं। वो सारे अपने परिवार के लोग हैं, आपके और हमारे परिवार के लोग हैं, वो दूसरे। हाँ, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। मैं मान्यवर कहना चाहूंगा, उसमें एक थोड़ी सी त्रुटि हुई थी, सिर्फ आईटी की त्रुटि थी कि एक वो फॉर्म का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था वो उसको अपलोड करना रह गया था। उनको कहा गया था कि 31 तारीख के बाद में, 30 तारीख के बाद में, 30 नवंबर से के तक तो आपको फॉर्म भरने, और 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक के बीच में आपको। अच्छा सुलेमान जी, आप ये बता दीजिए कि कोर्ट में मामला चल रहा नहीं चल रहा? कोर्ट में मामला चल रहा नहीं चल रहा? मान्यवर सुनिए, कोर्ट में मामला चल रहा है ना, मतलब कोर्ट में मामला चल रहा है, मेरी बात तो उसमें यदि हम हमारे प्रयास करें, मान्यवर बात तो सुनिए पूरी। सरकार यदि प्रयास करे, भजनलाल जी की सरकार प्रयास करे और कोर्ट में मामला चल रहा है और उस मामले पर हम अधिक से अधिक कोई टिप्पणी करें, मुझे लगता है कि हम नहीं कर सकते। आप तो ठीक है, आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। ईश जी, जरा ये बताइए कि यदि चुनाव से पहले इस प्रकार के फैसले लिए जाते कितने असरदार होते हैं? कहीं ना कहीं देखिए इनका वोटों पर भी वास्तविक प्रभाव पड़ता है। चाहे देखिए सरकार में कोई भी हो अब अपने वोटों को लेकर या फिर अपने प्रचार प्रसार के लिए हो या फिर अपने जो वोट बैंक को लुभाने के लिए, अब तमाम प्रयास तो सभी लोग करते हैं ना। यदि उनके हित में वो चीजें जा रही हैं तो फिर इस चीज को वैसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, राजनीतिक लाभ या हानि आने वाले समय में इसकी क्या होगी, इसको जनता तय करेगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसको तय नहीं कर सकती। और रहा जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो नई ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं का गठन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विधानसभा और लोकसभा की भी संख्या बढ़ेगी आने वाले समय में। अब जैसे 873 विधानसभा, 873 का लोकसभा हमारे यहाँ हो जाएंगी, और विधानसभा भी अगर होंगी ना यहाँ पे तो 290 के आसपास हो जाएंगी, क्योंकि अब जैसे डिलिमिटेशन बिल भी आएगा, अब राजनीतिक पार्टियां कुछ उसका विरोध करेंगी। तो इन चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखो, जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे डेवलपमेंट सरकार को करना पड़ेगा। वो डेवलपमेंट नगरीय विकास और ग्रामीण विकास के माध्यम से ही होता है। और जैसे अब एक विधानसभा का एमएलए, आप सोचिए वहां की पॉपुलेशन 3 लाख है। अब वो 3 लाख पॉपुलेशन को कैसे संतुलित करेगा? एक लोकसभा जिसमें पॉपुलेशन, नौकरियां तो देनी पड़ेगी ना, हम नौकरियां नहीं दे। लेकिन सुलेमानी जी, चलिए समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास। सुलेमानी जी, बात सिर्फ इतनी ही है कि यदि चुनाव में ये फैसले बीजेपी को भा जाती है या फिर उसका फैसला जो है वो काम आ जाता है, इससे लाभ मिलता है, राजनीतिक लाभ बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको मुद्दा बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए ये जो फैसला लिया गया इससे क्या होता है ये तो जनता ही तय करेगी, विकास की ओर बढ़ता है या फिर केवल एक चुनावी स्टंट बनता हुआ नजर आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, सुलेमानी जी, ईश जी, आप तीनों का इस
विशेष बातचीत में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।